आप सभी का स्वागत है हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल जस्ट क्लासेस में। हमें आपकी अपनी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम तो आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक के ऑल इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बायोलॉजी के टोटल 16 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लेकर आपके लिए आए हैं। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? सबसे पहला चीज आपको बता दें, यहाँ पर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस की बातें नहीं होंगी, यहाँ पर बातें होंगी लॉन्ग क्वेश्चंस की, जिससे सभी लोग डरते हैं। शॉर्ट तो सब पढ़ा देता है, लॉन्ग पढ़ाए तब ना कोई बात हो, तो लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ाएंगी आपकी अपनी निधि मैम। तो फटाफट क्या करिए, आज का जो सेशन है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आज बातें बहुत कम करने वाले हैं, आज की क्लास में समझो ना के बराबर बात होने वाला है। सभी लोग फुल फोकस करेंगे किस पर? क्वेश्चन के आंसर पर। हाथों में जरूर पेन रखना, कॉपी रखना, फोन को थोड़ा सा दूर रखना और बस, ठीक है, और मेरे बातों पे ध्यान रखना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके लिए, इसका जवाब हम करवा चुके हैं कल के क्लास में। तो जो बच्चे मेरा कल वाला क्लास यानी जो महा मैराथन हम लोगों का अधूरा रह गया था, कुछ टेक्निकल इशू के वजह से, अभी भी ऑफिस में टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, क्लासेस इसलिए सारी नहीं जा पा रही हैं। तो बस गॉड से प्रे करो जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और आपको प्रॉपर क्लासेस मिलने लगे। तो इस सवाल का जवाब आपको कल के क्लास में मिल जाएगा कि स्त्री जनन तंत्र का कौन सा चित्र बनाना है और किस तरीके से उनके अंगों का नामांकित करना है। तो इस सवाल के लिए कल का वीडियो देखिए। फिर आगे बढ़ते हैं। कल हमने 4 क्वेश्चंस आपको करा दिए थे, तो यहां से आते हैं। हम लोगों का 5th क्वेश्चन क्या है? ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां से हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका सवाल है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिए गए डीएनए के द्विकुंडलित संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको पता होगा चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार, जो बायोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपके एग्जाम के पेपर में एक कह सकते हैं हाईली वेटेड चैप्टर है, जिसको ढूंढना है। याद रखिएगा, इस चैप्टर से आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये सवाल मिलने की जो संभावना है वो बाकी क्वेश्चंस की तुलना में 90% ज्यादा है। यानी अगर अभी तक आपको नहीं पता कि अगर एग्जाम में वाटसन एवं क्रिक का मॉडल पूछे कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, क्या लिखना है, तो अभी आप लोग सीख जाओ और तैयारी स्टार्ट करो। देखो, वाटसन एवं क्रिक क्या थे? ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया। उन्होंने इस नियम में क्या किया था? डीएनए की संरचना के बारे में बताया कि डीएनए हमारा 2 धागे से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, डीएनए आपका, इसके अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। डीएनए के 2 सिराओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम है और नाइट्रोजन बेसेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है। ये सब चीजें क्या है? बेसिक चीजें हैं, जिसके बारे में हमने पिछले सारे अपनी क्लासेस में आपको एकदम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो अब इस सवाल का जवाब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये देखिए। आपको पॉइंट वाइज स्टार्ट करना है, जो कुछ भी जानते हो, जिसमें से पहला, डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित होता है। इस प्रकार डीएनए अणु में डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, आप पहला पॉइंट यही बताओगे कि डीएनए हमारा 2 धागों से मिलकर बनी हुई संरचना है। उसके दोनों धागे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और वो दोनों धागे एंटी पैरेलल होते हैं। यानी अगर एक हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित या प्रति समांतर होती हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में शर्करा के कार्बन 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में तथा दूसरी के 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिशा में होते हैं। तो ये आपका सेकंड पॉइंट वही सेम जो हमने आपको बताया कि डीएनए के दोनों धागे क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, विपरीत होते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल, अगले पॉइंट पर।
तीसरा पॉइंट है प्रत्येक कुंडली में अनेक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं। याद रखिएगा, हर कुंडली में जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो श्रृंखलाबद्ध होते हैं। चौथा, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबोज नामक पंच कार्बनी शर्करा तथा फॉस्फोरिक अम्ल का एक एक अणु होता है। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक की डीऑक्सीराइबोज शर्करा से अंदर की ओर कार्बन से तथा फॉस्फेट अणु इसके बाहर की ओर C5 कार्बन से संलग्न होते हैं। यानी आपको पता है कि जो हमारा डीएनए का धागा है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बना। वो 3 अणु कौन कौन से हैं? पहला शर्करा है, दूसरा आपका नाइट्रोजन बेसिस है और तीसरा आपका फॉस्फेट समूह है। ये तीनों से मिलकर हमारा न्यूक्लियोटाइड बना होता है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए के धागे का निर्माण करता है। यहां तक सभी को क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका पांचवा, एक श्रृंखला के सभी न्यूक्लियोटाइड्स के शर्करा अणु फॉस्फेट अणुओं द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक श्रृंखला में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स के शर्करा अणु होते हैं वो आपका फॉस्फेट अणुओं से जुड़े होते हैं। ठीक है, शर्करा अणु किससे जुड़ा होता है? फॉस्फेट अणु से जुड़ा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, दोनों कुंडलिनियों के न्यूक्लियोटाइड्स भी आपस में जुड़े रहते हैं। इनके नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, डीएनए की दोनों नाइट्रोजनी श्रृंखलाओं में प्यूरिन तथा पिरामिडिन की मात्रा बराबर होती है। इसे ही चारगॉफ का नियम कहा जाता है जो चारगॉफ ने दिया था। नेक्स्ट है, एडिनिन व थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध तथा साइटोसिन व ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ठीक है, अभी भी हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोग और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच में, सिरों के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। एक ही श्रृंखला के किन्हीं 2 न्यूक्लियोटाइड्स युगलों के बीच यानी 2 नाइट्रोजन बेसेस के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। द्विकुंडली की आकृति ऐठी हुई सर्पिल सीढ़ी के समान। ठीक है, डीएनए का आकार कैसा होता है? इस तरीके से सर्पिल सीढ़ी के समान होता है। कुंडलीकरण के कारण डीएनए अणु की पूरी लंबाई में लघु खांचे तथा दीर्घ खांचे पाई जाती हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और ये आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वॉटसन एवं क्रिक का मॉडल, आज इस क्लास में आपको क्लियर होगा। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को बता दें, वॉटसन एवं क्रिक का मॉडल एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आज देखो बातें बिल्कुल कम कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैट में मैसेजेस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, फुल फोकस करिएगा कॉपी पेन उठाकर, क्योंकि ये क्लास, ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अब हम अपना दूसरा सवाल देखेंगे। सभी लोग तैयार हैं? एक बार हमको लाइव चैट में बता दीजिए, आर यू रेडी? सेकंड क्वेश्चन लाया जाए। इस पूरे बुक का, पूरे इतनी बायोलॉजी की बुक इतनी मोटी है ना, उस पूरे बुक से हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस। ये वीडियो, ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जिसमें पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस केवल एक वीडियो में कराया जाए। पूरे एग्जाम में आने वाले सवाल है, जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे सारे एग्जाम में आपको ऐसे लगेंगे कि आ सकते हैं। देखिए, आपका अगला सवाल है, तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र आप क्या समझते हैं? तालाब जानते हो ना, तालाब में आपका पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। सबसे पहले जान लो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। आप कहीं भी रह रहे हो वहां पे जैविक और अजैविक दोनों घटक पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच के संबंध को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आपको तालाब के अंदर पाए जाने वाले सभी पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के बारे में बताना, यानी पारिस्थितिक तंत्र, तालाब के अंदर कौन हमारा उपभोक्ता है, कौन हमारा उत्पादक है, कौन हमारा अपघटक है, इन सभी चीज के बारे में आपको अपने इस आंसर में डिस्क्राइब करना है। देखो, पहले समझेंगे, सबसे पहले हमें सवाल पढ़ना है और उसका मतलब समझना है कि इस सवाल में क्या क्या शब्द हम लोग लिख सकते हैं। फिर आपको अपने दिमाग को तैयार करना है कि देखो ये सवाल पूछा है, इसका जवाब हमको सेट करना है, 2.5 पेज 2 पेज इतना हमको लिखना है और बस लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे? लिखेंगे
तालाब का पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित दो घटक पाए जाते हैं। पहला, अजैविक घटक। अजैविक घटक में तालाब के जल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा अन्य गैसें एवं अकार्बनिक पदार्थ घुलित अवस्था में पाई जाती हैं। याद रखिएगा, तालाब के जल में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये सब क्या होगा, उसमें घुला हुआ देखने को मिलेगा। कुछ अजैविक घटक तालाब के निचले स्तर में पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में हरे जलीय पदार्थ CO2 एवं जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पौधों व अन्य जीवों की मृत्यु के पश्चात जटिल पदार्थ विघटित होकर अजैविक घटकों के रूप में पुनः जल में मिल जाते हैं और पारितंत्र बराबर चलता रहता है। ये हो गई अजैविक घटक के बारे में। ठीक है, जल के अंदर आपका जैविक और अजैविक घटक दोनों पाया जाता है। सबसे पहले अजैविक घटक के बारे में आपने लिखा कि पानी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है। इसमें आपके क्या है, याद रखिएगा, इसमें आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। फिर अगर वो पेड़ पौधे या फिर जंतु जब मर जाते हैं तो वो उनके शरीर का अपघटन होता है और वो वापस से किस में बदल जाएंगे, अजैविक घटक में बदल जाते हैं। इस तरीके से अजैविक घटकों की मात्रा सर्वदा बनी रहती है। अब जैविक घटक की बात करेंगे तो इसमें देखो, जैविक घटक में उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है और अपघटनकर्ता आते हैं। सबसे पहले उत्पादक के बारे में, तालाब में पाए जाने वाले सभी हरे पौधे जैसे हाइड्रिला, मार्सिलिया, रेननकुलस तथा विभिन्न प्रकार के प्लवक, शैवाल जैसे स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स, नॉस्टॉक आदि उत्पादक के उदाहरण हैं। ये सभी उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तालाब के अंदर पाए जाने वाले ऐसे पेड़ पौधे या फिर ऐसे छोटे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, हम उनको उत्पादक कहते हैं। जैसे स्पाइरोगैरा, वॉल्वैक्स, नॉस्टॉक, ये सारे आप नाम लिख देना। फिर उत्पादक के बाद बात आती है उपभोक्ता की। इन्हें निम्नलिखित श्रेणी, देखो उपभोक्ता को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता में बांटते हैं। तो इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता जलीय कीट, क्रिस्टेशियन लार्वा, टेडपोल, शाकाहारी मछलियां आदि प्राथमिक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता ये प्रथम श्रेणी के मांसाहारी भी कहलाते हैं, जैसे मेढक, जलीय सर्प तथा कुछ मछलियां। ठीक है, तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। तालाब में अनेक मछलियां पाई जाती हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं तथा छोटी छोटी मछलियों को खाती हैं। ठीक है, फिर आगे अपघटनकर्ता के बारे में, तालाब के जल में अनेक सूक्ष्म जीव, जीवाणु तथा कवक उपस्थित होते हैं जो अपघटक कहलाते हैं। ये मृत पौधों व जंतुओं के शरीर को अपघटित करके उनके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अवयवों में तोड़ते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र चलता रहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो आपको तालाब के अंदर जैविक अजैविक घटक, जैविक घटक में उत्पादक के बारे में, उपभोक्ता में आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों के बारे में, उसके बाद आपको क्या करना है, अपघटनकर्ता के बारे में लिखना। आपका आंसर वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, समझना है इन क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं और बस उन पॉइंट्स के बारे में आपको लिख डालना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर दिया है, एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, न कि माता द्वारा। इस कथन को स्पष्ट करें। आपको पता है कि अगर एक संतान उत्पन्न हो रहा है मनुष्य में, तो उसमें माँ की गलती नहीं है कि उसको लड़का है कि लड़की है, क्योंकि माँ के पास क्या है, जो लिंग गुणसूत्र है वो XX है, यानी दोनों में से वो जो भी देगी हमेशा X ही देगी। लेकिन पुरुष के पास ऑप्शन है, पुरुष का लिंग गुणसूत्र XY होता है, अर्थात वो X गुणसूत्र भी दे सकता है, Y गुणसूत्र भी दे सकता है। अगर वो X गुणसूत्र देगा तो आपका लड़की होगा और अगर Y गुणसूत्र देता है तो क्या बनता है, लड़का बनता है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्त्री में XX गुणसूत्र तथा पुरुष में XY गुणसूत्र होता है, इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित में सभी
अगुणित युग्मकों में एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हम जानते हैं कि स्त्री में क्या है, एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। तो वो जितने भी युग्मक बनाएगी, देखो हमेशा याद रखना वो अपना आधा देती है, तो वो जितने भी युग्मक बनाएगी उन दोनों में से अगर कोई सा भी देगी तो हमेशा क्या देगी, एक्स गुणसूत्र ही देगी। ठीक है, जबकि पुरुष युग्मकों में लिंग गुणसूत्र या तो एक्स या वाई लिंग गुणसूत्र होता है। आपको पता है पुरुष का लिंग गुणसूत्र क्या होता है, एक्स वाई होता है। इसलिए वो जितने भी युग्मक बनाएगा उसमें से आधे युग्मक में एक्स गुणसूत्र होगा और आधे में वाई गुणसूत्र होगा। इसलिए 50% शुक्राणु में एक्स लिंग गुणसूत्र होता है और 50% शुक्राणु में वाई लिंग गुणसूत्र होता है। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मक के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो एक्स एक्स या तो एक्स वाई लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि एक्स या वाई लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में कौन अंडाणु का निषेचन करता है। जिस युग्मनज में एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे वह एक मादा शिशु के रूप में, जबकि एक्स वाई गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु के रूप में विकसित होगा। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहना सही है, एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के द्वारा होता है, न कि माता के द्वारा। यह सवाल एग्जाम में आ सकता है बच्चा कि अगर एक पुरुष, क्वेश्चन देखो ये वाला आपको बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या फिर झारखंड बोर्ड हो, मिलेगा कि अगर किसी स्त्री को पुरुष नर या मादा शिशु हो रहा है, ठीक है, लड़का या लड़की हो रहा है, क्या उसके लिए वो जिम्मेदार है? तो नहीं, पुरुष जिम्मेदार है, क्योंकि पुरुष का लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होता है और वो दो प्रकार के युग्मक बनाएगा, एक एक्स लिंग गुणसूत्र वाला, एक वाई। अगर एक्स लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो लड़की का निर्माण होगा, और अगर वाई लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो लड़के का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। अगला सवाल आपके लिए, विकास की क्रियाविधि में ह्यूगो डी व्रीज तथा डार्विन के विचार में अंतर बताइए। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें ह्यूगो डी व्रीज और डार्विन के जो सिद्धांत है उनमें अंतर बताना है। तो किस तरीके से, ह्यूगो डी व्रीज थे, इन्होंने क्या किया था, उत्परिवर्तन के बारे में बताया। इनके मत के अनुसार विकास का कारण बड़े उत्परिवर्तन है, जबकि डार्विन के अनुसार छोटे छोटे विविधताएं ही विकास का कारण है। दूसरा, उत्परिवर्तन यादृच्छिक और दिशाहीन होता है, वहीं पर डार्विन इनकी विविधताएं छोटी छोटी और दिशावान होती हैं। तीसरा, डी व्रीज के अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति की उत्पत्ति का कारण है, इन्होंने इसे सॉल्टेशन बताया। याद रखिएगा, डी व्रीज के अनुसार उत्परिवर्तन ही क्या है, किसी भी नई जाति की उत्पत्ति के लिए आपका योग्य होता है, इसी को हम लोग सॉल्टेशन कहते हैं। जबकि आपका डार्विन क्या कह रहे हैं, इनके अनुसार विकास क्रमबद्ध होता है, धीरे धीरे होता है। ये आपका डन हो गया। अगला सवाल है, मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखो, मधुमक्खियों का पालन, मधुमक्खियों का देखरेख करना, इसे ही मधुमक्खी पालन कहा जाता है। और आपको पता है कि इनसे हम लोग मोम प्राप्त करते हैं, शहद प्राप्त करते हैं, और इनसे बहुत सारे कॉस्मेटिक सामान भी बनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो कैसे लिखेंगे एग्जाम में, लिखेंगे शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी के रखरखाव ही मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन एक कुटीर उद्योग है जिसका निम्नलिखित आर्थिक महत्व है। पहला, मधुमक्खी पालन से शहद या मधु प्राप्त होता है जो एक प्रमुख पोषण युक्त पदार्थ है। दूसरा, इनके छत्ते से मधु मोम प्राप्त होता है जो पॉलिश बनाने में उपयोग होता है। तीसरा, इससे प्रमुख फसलों के परागण में सहायता मिलती है। ठीक है, ये हो गए 3। आगे बढ़ेंगे, ये आपका इतने पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। मनुष्य में होने वाले 5 जीवाणु जनित एवं विषाणु जनित बीमारियों का नाम बताइए। आपको इसमें क्या करना है, मनुष्यों में होने वाले 5 जीवाणु और विषाणु जनित रोगों का नाम बताना है। तो पहला,
ठीक है, आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे? 5 जीवाणु जनित रोग जो मनुष्य में होते हैं, ऐसे रोग जो क्या है बैक्टीरिया के द्वारा मनुष्यों में होता है, वो कौन कौन सा है? पहला क्षय रोग जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, दूसरा है हपिंग कफ जो बॉर्डेला पर्डुसिस के द्वारा होता है, तीसरा हैजा जो वाइब्रो कॉलेरी के द्वारा होता है, चौथा टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, और पांचवा है कुष्ठ रोग जो लाइकोबैक्टीरियम लिपेरी के द्वारा होता है। आगे बढ़ेंगे, जब जीवाणु जनित रोगों की बात हो चुकी तो उसके बाद हम लोग विषाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी वे रोग जो मनुष्यों को वायरसेस के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा होता है। तो उसके लिए भी हमने आपको एक ट्रिक बताया था, रेखा हिट करके पोएचे छोड़ गई। ठीक है, तो वो ट्रिक अगर आपको याद होगा, ठीक है, आपको हमने एक जीवाणु से होने वाले रोगों का ट्रिक था पंडित जी का न्यू टीका, और दूसरा विषाणु से होने वाले रोगों का ट्रिक था रेखा हिट करके पोएचे छोड़ गई। इन दोनों को तैयार कर लेना। ठीक है, तो 5 विषाणु जनित रोग कौन कौन से? स्मॉल पॉक्स वेरियोला नामक वायरस के द्वारा होता है, रेबीज लीसा वायरस के द्वारा होता है, पीलिया हिपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है, फिर चौथा है पोलियोमाइलिटिस जो पोलियो वायरस के द्वारा होता है, और एड्स जो कि आपका HIV वायरस के द्वारा होता है। हर बच्चे को 5 जीवाणु से होने वाला रोग और 5 विषाणु से होने वाला रोग पूरा कौन से वायरस के साथ होता है, उसके लक्षण क्या है, आज ही घर पर बैठकर याद करो। 4-4 पॉइंट याद रखो, बाकी सब बना के लिख देना। चक्कर आता है, शरीर कमजोर हो जाता है, ठीक है, दुबले पतले हो जाते हैं, ये सब सारे रोग में, सब रोग में चिपका देना। ठीक है, मानसिक रूप से तनाव रहता है, सर में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है, ये सब रोग में होता है। तो आप ये सब चीजें क्या करोगे? कॉमन है, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो याद कर लेना। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है, जैव विविधता की क्षति के कारण और प्रभाव क्या है? आपको इसमें क्या करना है? जैव विविधता आपको पता है, ठीक है, जैव विविधता के कारण और प्रभाव क्या है, आपको इसके बारे में लिखना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? लिखेंगे, पृथ्वी की जैव संपदा का तेजी से ह्रास हो रहा है। ठीक है, पृथ्वी पर जो जैव संपदा है उसका तेजी से क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है, जिसके कारण जैव विविधता की क्षति होती है। ठीक है, जैव विविधता की क्षति होने से कई प्रभाव पड़ते हैं, जैसे देखो धीरे, अब आप लोग खुद देखिए आसपास कितने पहले पेड़ पौधे जंतु थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? उनकी संख्या में कमी हो रहा है। उनके अंदर क्या आपको देखने को मिल रहा है? कमी, गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? पादप उत्पादकता घट रही है। यानी जहां पहले 10-10 कितने तरीके के हमको आम सेब खाने को मिलते थे, अब उनकी मात्रा में आपको क्या देखने को मिला? कमी देखने को मिला। पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति प्रतिरोध में कमी आता है। तीसरा, कुछ पारितंत्र की प्रक्रियाओं की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। तो ये देखो, ये क्या है? आपका जैव विविधता की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जैसे जैसे जैव विविधता कम हो रही है, जीवों में अंतर, जीवों में विभिन्नताएं हमको कम देखने को मिल रही है, हमें ये सारी क्षति देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? देखो तुम लोग अगर देखो, कहा जाता है ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिल्या कोई, जो देखा मैं आपड़े मोह से बुरा न कोई। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम तो बस पूरा लिखा हुआ है, पढ़ा रही, समझा रही, बच्चा अब कितना टाइम आपके पास रह गया है? पूरे 1 साल आपको लिखकर पढ़ाएं, समझाएं। उस दौरान अगर आप समझ गए, उस दौरान अगर आप लोग पढ़े होते बढ़िया से, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मुंह जुबानी याद होते, इसमें कोई डाउट ही नहीं होता। लेकिन आपने उस वक्त क्या किया? अरे हमारे पास टाइम है, 1 महीने का टाइम है, 1.5 महीने का टाइम है, और समय क्या हुआ? रेत की तरह फिसल के निकल गया। ठीक है, रेत की तरह निकल गया। अब आपके पास समय नहीं, अब जितना समय बचा है ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो। ये रिवीजन क्लास है, ये हम पढ़ा नहीं रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं। जो मेरे पढ़ने वाले बच्चे थे उनको पता है कि मैम ये सवाल लिखकर कई बार समझा चुकी हैं, अब केवल रिवाइज करा रहे हैं। तो फोकस मेरी बातों पे कई बार क्या होता है? लिखकर हमको नहीं याद होता, याद कर कर याद नहीं होता, सुनकर याद हो जाता है। कुछ बातें सुनकर भी याद होती हैं। तो नहीं समझ आ रहा है ना, फिर भी आप पूरा वीडियो देखो, सुनो, कहीं ना कहीं आपको नहीं पता, लेकिन आपके ब्रेन में मेरी बातें स्टोर हो रही हैं। जब एग्जाम में ये सवाल आएगा ना, तो आपका ब्रेन खुद बोलेगा, अरे हमको याद है, निधि मैम बताई थी तो हम इसको स्टोर किए थे, रुक जाओ हम निकाल रहे हैं। ऐसे आवाज आएगा और पूरा का पूरा लाइन एक एक करके आने लगेगा। तो बच्चा थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अगला है जैव विविधता की क्षति के कारण। ये देखो, ये सवाल आपका लॉन्ग क्वेश्चन में यूपी बोर्ड में तो हर साल आ रहा है, जैव विविधता के कारण क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा जैव विविधता के क्षति का पहला कारण है आवासीय क्षति तथा विखंडन। क्या लिखेंगे? मानव क्रियाकलापों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में तेजी से कमी आ रही है, जिससे उनमें वास करने वाले असंख्य जातियां विलुप्त हो रही हैं। प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव से जैव आवास खंडित हो रहा है, जिससे जातियां नष्ट हो रही हैं। ठीक है, मानव क्रियाकलापों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में तेजी से कमी आ रही है, जिससे उनमें वास करने वाले असंख्य जातियां विलुप्त हो रही हैं। प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव से जैव आवास खंडित हो रहा है, जिससे जातियां नष्ट हो रही हैं। ये आपका पहला रीजन है। दूसरा, अतिदोहन। अतिदोहन क्या होता है? मानव अपनी जरूरत और लालच की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संपदाओं का अतिदोहन कर रहा है, जिससे व्यावसायिक महत्व की कई प्रजातियां लुप्त हो गई अथवा विलुप्त होने के कगार पर है। फिर बढ़ेंगे विदेशी जातियों का आक्रमण। ठीक है, किसी भी पारितंत्र में अनजाने में अथवा जानबूझकर किसी विदेशी जाति के समायोजन से स्थानिक जातियां बुरी तरह प्रभावित होती हैं। विदेशी जातियों का आक्रमण उनके विलुप्त होने का मुख्य कारण है। ठीक है, ये सारे क्या है? रीजन से बच्चा जो आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। आगे सहविलुप्तता। जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु एवं पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। जैसे सहोपकारिता द्वारा जीवन यापन करने वाले एक पादप के विलोपन से दूसरे कीट का विलोपन भी निश्चित रूप से होता है। याद रखिएगा, सहविलुप्तता, जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु एवं पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। जैसे सहोपकारिता द्वारा जीवन यापन करने वाले एक पादप के विलोपन से दूसरे कीट का विलोपन भी निश्चित रूप से हो जाता है। जैसे अगर हम आप पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट्स आएंगे, अब तुम लोग नहीं आओगे तो हम पढ़ाएंगे नहीं ना। आप लोग आ रहे हो तभी निधि मैम हाईलाइटेड है यार, निधि मैम के क्लास में चलते हैं, वो अच्छा पढ़ाती हैं बायोलॉजी। अब आप लोग अगर नहीं आ, एक बच्चा बस पढ़ने आ रहा है तो हम हाईलाइटेड होंगे, दूसरा बच्चा कभी मेरे क्लास में नहीं आएगा। ठीक है, अब एक बच्चा आ रहा है वो भी गायब हो जाएगा तो फिर क्या होगा? सब बोलेगा अरे मैम रहने दीजिए, आप क्लास मत लीजिए। ठीक है, बच्चे आ नहीं रहे, छोड़िए। तो एक के विलुप्त होने की वजह से हम भी क्या हो गए? विलुप्त होने की कगार पर आ गए। तो जो जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, अगर उस जीव को जरा सा भी कुछ होता है तो उस जीव पर भी आपका क्या होगा? देखने को मिलेगा, उस पर भी प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार करना है। बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव मानव कल्याण के लिए आवश्यक है, ये क्यों? ये आपका वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम में। सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल आपका ये है कि सूक्ष्म जीव मानव कल्याण के लिए आवश्यक है, कैसे? ठीक है, जो हमारे छोटे छोटे आपके सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, वायरसेस है, वो कैसे हमारे लिए उपयोगी है, कैसे वो हमारे लिए यूजफुल है? तो उसका जवाब कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, सूक्ष्म जीव मानव कल्याण के लिए आवश्यक है क्योंकि ये कई तरह से हमारे स्वास्थ्य, भोजन, कृषि उत्पाद को बढ़ाता है तथा प्रदूषण स्तर को भी घटाता है। ये नीचे व्याख्यित है। ठीक है, आपको अपने जो भी सवाल का जवाब लिख रहे हो ना, स्टार्टिंग इतना बेहतरीन करो कि अगर एग्जामिनर स्टार्टिंग का 2 लाइन पढ़े ना, उसका मन खुशी से फूल जाए, वो बोल दे यार 2 लाइन में ही उसने सब कुछ बता दिया। अब देखो 2 लाइन में ही आपने बता दिया कि स्वास्थ्य में यूजफुल है, भोजन में यूजफुल है, कृषि उत्पादन को बढ़ाता है। अब वो नीचे उतरेगा ही नहीं, वो ऊपरे में इतना फूल गया ना, इतना फूल गया कि वो 4 नंबर लिख कर निकल जाएगा कि चलो भैया इनको 4 में से 4 नंबर दे दो। तो आपको अपने लिखने का तरीका बच्चा अट्रैक्टिव करना होगा। कई बार बोले हैं आपको हर सवाल का जवाब पॉइंट वाइज देना। देखिए अब तक हम जितने भी सवाल लेकर आए उनका जवाब खुद लिखे हैं और पूरा पॉइंट वाइज लिखे हैं। ऐसा नहीं कि स्टार्ट किए पूरा कहानी की तरह 2 पन्ना भर दिए, नहीं, पॉइंट वाइज लिखो। पहला क्या है? सूक्ष्म जीव डेयरी उत्पादन बनाने के लिए आवश्यक है, जैसे पनीर, दही, मक्खन आदि, जो कि दूध के प्रसंस्करण उत्पादन है। इनका उत्पादन सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु द्वारा होता है। उसी तरह
पावरोटी विनेगर का उत्पादन सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। पहला पॉइंट आपने लिख दिया कि सूक्ष्म जीव का उपयोग डेयरी उत्पाद, डेयरी का मतलब दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है, जैसे पनीर हो जाएगा, दही हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा आदि, जो कि दूध के प्रसंस्करण द्वारा उत्पादित है। और इसके साथ साथ सूक्ष्म जीव का उत्पादन हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह पावरोटी ब्रेड बनाने में, विनेगर बनाने में भी हम लोग करते हैं। आगे लिखेंगे बायोगैस उत्पादन मिथेनोजेन जीवाणु की सहायता से होता है, और जो बायोगैस का हम निर्माण करते हैं वो भी एक सूक्ष्म जीव की सहायता से, जिसका नाम है मिथेनोजेन जीवाणु। फिर चौथा पॉइंट, वाहित मल उपचार सूक्ष्म जीवों की सहायता से संभव है, और जो हम लोग गंदे पानी को शुद्ध करते हैं वो भी आपका किसके सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से। अगला, औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म जीव की क्रिया से हमें आणविक तरह के अल्कोहलिक पेय, कार्बनिक अम्ल, विटामिन B2 और B12, डेक्स्ट्रॉन, स्टेरॉइड, अमीनो अम्ल, साइक्लोस्पोरिन इत्यादि प्राप्त होते हैं जो हमारे जीवन को बढ़ाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और हम लोग जो सूक्ष्म जीव है उनका उपयोग केवल खाने में, पीने में या फिर गैस बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे दवाइयां बनाने में भी करते हैं। ठीक है, इनका उपयोग अल्कोहल पेय पदार्थ बनाने में भी किया जाता है, कार्बनिक अम्ल बनाने में भी किया जाता है, विटामिन B12 और B2 का निर्माण भी इनकी सहायता से किया जाता है। ठीक है, स्टेरॉइड का निर्माण होता है, अमीनो अम्ल का निर्माण होता है और साइक्लोस्पोरिन इत्यादि प्राप्त होते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर, लेकिन उससे कुछ और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। सूक्ष्म जीव का उपयोग संक्रमण रोगों के उपचार हेतु भी किया जाता है। अगला, कृषि के क्षेत्र में सूक्ष्म जीव का उपयोग कृषि उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है। हम लोग सूक्ष्म जीव का उपयोग पीड़कनाशी, खरपतवारनाशी के रूप में करते हैं जो हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। सच बता रहे बच्चा, अगर इस तरीके से पॉइंट वाइज आप लोग भी अपना आंसर लिखते हो, देख रहे हो पूरा चीज बता दिया, ऐसा एक भी चीज छोड़े हो इस आंसर में। आपको खाने से लेकर के पीने का, दवाइयाँ, बायोगैस, वाहित मल उपचार, उसके बाद कृषि में, उसके बाद आपका संक्रमण रोगों के उपचार में, यानी जितने भी उपयोग थे हमने क्या किया, ये सारे आपके 6 पॉइंट्स में क्लियर कर दिया। यानी अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो और इस तरीके से अपना जवाब लिखता है तो आप बताओ एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एग्जामिनर को भी ऐसा लिखा हुआ आंसर पसंद आएगा कि हाँ यार आंसर सच में बच्चा अट्रैक्टिव लिखा है। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को केवल ऐसा नहीं कि सुन रहे हो, आप लोग सीखो भी कि कैसे हमको अपने एग्जाम में लिखना है। अभी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो, फिर दोबारा इस वीडियो को, हर एक बच्चे को ये वीडियो 2 बार देखना है। अगर आपको सच में लगता है कि निधि मैम आपके लिए हमेशा सही बोलती है तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना। अभी एक बार पूरा देखिए, फिर आप लोग एग्जाम से पहले इस वीडियो को, या फिर अभी आज नहीं तो कल वापस से इस वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, अगर मेरी क्लासेस कभी आपके पास नहीं जाती है, हम इतने वीडियो देख चुके हैं बायोलॉजी के कि अगर बच्चा मेरा वो सारे वीडियोस भी देख लेना तो एग्जाम में यूं 95% ला सकता है। क्वेश्चन बैंक सीरीज पढ़कर भी आप 90% ला सकते हो। हमने आपको कई बार बोला है क्योंकि उसमें गारंटेड क्वेश्चन है, उसमें हर एक सवाल ऐसा है जो आपको आपके एग्जाम में दिखेगा और पूरा चैप्टर वाइज कराए हैं। तो आप सभी लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज भी पढ़ सकते हो। देखो संख्या कितनी कम है। ठीक है, अगर पता नहीं आप लोगों को दिखता कैसे नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आई डोंट नो आप लोग किस मिट्टी के बने हो। ठीक है, सच में तुम लोगों को 90% लाना है कि केवल फेंक लेते हो कि हाँ हमको लाना है। ठीक है, अगला सवाल है एनिमोफिली से क्या समझते हैं, वायु परागित पुष्पों की विशेषता बताएं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनिमोफिली आप क्या जानते हो? देखो ये आपका पर परागण का एक भाग है और इसमें आपको वायु द्वारा परागित होने वाले पुष्पों की विशेषताएं भी बताना है कि उनके लक्षण क्या क्या थे। ठीक है, उनके लक्षण क्या क्या थे आपको इसमें हमें समझाना है। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखेंगे एनिमोफिली परागण का एक तरीका है।
अथवा वायु के माध्यम से पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण है। ठीक है, एनिमोफिली का मतलब होता है अगर किसी पौधों में वायु के द्वारा, हवा के द्वारा परागकण क्या है, परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो हम इसे एनिमोफिली या फिर वायु परागण कहते हैं। ठीक है, उसे एनिमोफिली कहते हैं। और इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इनके जो पुष्प होते हैं छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, अगोचर होते हैं और गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं। ठीक है, देखो याद रखिएगा, जितने भी पुष्प ऐसे हैं जिनमें वायु के द्वारा परागण होता है वो पुष्प आपको छोटे मिलेंगे, रंगहीन मिलेंगे, अगोचर मिलेंगे, गंधहीन मिलेंगे और मकरंदहीन मिलेंगे। ठीक है, दूसरा बाह्य दलपुंज और दलपुंज या तो छोटे होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखना, बाह्य दलपुंज और दलपुंज आपको कैसा मिलेगा, या तो छोटा मिलेगा इनका या तो होगा ही नहीं। ठीक है, विशेषताएं आपको 100% मिलेगा। वायु परागण से लाभ हानियां ये भी एग्जाम में देता है तो इसको तैयार कर लेना। ठीक है, वायु परागण के बारे में आपको आना चाहिए, वायु परागण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो इनके पुष्प छोटे होंगे, रंगहीन होंगे, अगोचर होंगे, गंधहीन होंगे, मकरंदहीन होंगे। आप चाहो तो इनको एक एक पॉइंट में लिख सकते हो। इनके पुष्प छोटे होते हैं, इनके पुष्प रंगहीन होते हैं, ये पुष्प अगोचर होते हैं, ये गंधहीन होते हैं, इनमें मकरंद नहीं पाया जाता। इस तरीके से 5 पॉइंट। छठा पॉइंट लिख सकते हो, इनमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज नहीं पाया जाता। फिर आगे बढ़ेंगे, पुंकेसरों के पुतंतु हमेशा लंबे तथा मुक्त डोली वाले होते हैं। चौथा पॉइंट, परागकण छोटे, हल्के, सूखे, धूलकण जैसे और कभी कभी पंखदार होते हैं। देखो, जो भी हवा के द्वारा परागित होने वाला पुष्प अगर वो हल्का नहीं होगा तो वो उड़ेगा कैसे। ठीक है, उड़ने के लिए उसको क्या होना होगा, छोटा, हल्का, सूखा और धूल कण के जैसे होने चाहिए। परागकण की संख्या अनगिनत होती है। वर्तिकाग्र, रोएदार, पक्षवत और शाखित होता है। ठीक है, अगला, जब पुष्प एक लिंगी होता है तब नर पुष्प मादा पुष्प से ज्यादा प्रचुर होता है। द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसर ज्यादातर अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आप क्या कर सकते हो, विशेषताएं लिख सकते हो। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला है जेनेटिक कोड के गुण क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, जेनेटिक कोड क्या है, उसकी विशेषताएं लिखने। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जेनेटिक कोड के निम्नलिखित गुण है। पहला, ट्रिपलेट प्रकृति। जेनेटिक कोड एक ट्रिपलेट कोड है जो mRNA पर एक क्रम में व्यवस्थित रहता है। दूसरा, असंदिग्ध और विशिष्ट। एक कोडॉन केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है, इस कारण से यह असंदिग्ध और विशिष्ट होता है। अगला, अपहासित कोड कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, इस कारण से इन्हें अपहासित कूट कहते हैं। चौथा, कोमा रहित रूप 2 कोडॉन के बीच कोई कॉमा या विराम चिन्ह नहीं होता। ठीक है, ये सारे गुण अभी आगे है। सर्वव्यापी कूट लगभग सर्वव्यापी होते हैं। उदाहरण, जीवाणु से मनुष्य में ट्रिपल U फेनिल एनिनिन का कूट लेखन करता है। ठीक है, अगला, बकवास अथवा समापन कोड। यहाँ बकवास लिखा है, इसको मत लिख देना एग्जाम में वरना आपका बकवास हो जाएगा। ठीक है, समापन कोडॉन, 64 कोडॉन में से 3 कोडॉन कौन कौन से, UAA, UAG और UGA ऐसे होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड के समापन का संकेत देते हैं। आगे, प्रारंभन कोडॉन AUG और कभी कभी GUG प्रारंभन कोडॉन है। AUG मिथियोनिन का कूट लेखन करता है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की प्रक्रिया मिथियोनिन से शुरू होता है। देखो, जेनेटिक कोड का मतलब क्या है, हमारे जो DNA है उस पे नाइट्रोजन क्षारकों का, 3 नाइट्रोजन क्षारकों का ऐसा विशिष्ट क्रम जो एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है, जेनेटिक कोड कहलाता है। इसे हम 3 प्रकार से, देखो याद रखा, पहला कौन सा है, प्रारंभन कोडॉन। हमारे शरीर में कुल 64 कोडॉन अब तक खोजे गए। उन 64 में से हमारा एक कोडॉन AUG ऐसा कोडॉन है जो किसी भी अनुलेखन तथा अनुवादन की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। और समापन कोडॉन 3 नाइट्रोजन क्षारकों का ऐसा क्रम जो अनुवादन तथा अनुलेखन की क्रिया को रोक देता है, समापन कोडॉन कहलाता है। इसमें UAA, UAG, UGA आता है। ठीक है, कुछ हमारे ऐसे जेनेटिक कोड होते हैं जो सभी जीवों में, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो मनुष्य हो, उन सभी में एक ही काम करता है। जैसे कि ट्रिपल यू फेनिल एलिनिन का निर्माण करता है जो हमारे अंदर भी वही बनाएगा और जीवाणु के अंदर भी वही बनाता है। ठीक है, ये इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे,
नेक्स्ट है आपका शुक्राणुजनक नलिकाओं का आरेखीय काट चित्र बनाकर नामांकित करें। इसमें आपको क्या करना है, शुक्राणुजनक नलिका का चित्र बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आरेखीय चित्र बनाना। इसमें आप लोग क्या करोगे, सब कुछ दिखाओगे, छोटी छोटी कोशिकाएं जिसको हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ये हमारी नरजन्म कोशिका है, ये हमारी सटोली कोशिका है, इसके अंदर शुक्राणु बने हैं, तो ये सब आपको शो करना है। तो ये आप लोग कर लोगे। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंध्यता क्या है, इस स्थिति में कौन कौन से तरीके उपलब्ध है। आपको बताना है इनफर्टिलिटी क्या है और इस दौरान हम लोग कौन कौन से तरीके प्रयोग करते हैं। तो देखिए लिखेंगे 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भाधान न हो पाने की स्थिति को बंध्यता कहते हैं। ऐसे निसंतान दंपतियों के मदद हेतु अब विभिन्न उपाय उपलब्ध है। याद रखिएगा, अगर 2 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है, 2 वर्ष तक अगर असुरक्षित यौन संबंध बनाया जा रहा है फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसी को हम कहते हैं बंध्यता, जिसके लिए निम्नलिखित उपयोग हम लोग या फिर निम्नलिखित तरीके अपनाते हैं। पहला पात्र निषेचन, इसमें शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थिति बनाकर क्या किया जाता है, निषेचन किया जाता है। दूसरा भ्रूण स्थानांतरण, प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण को फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक होता है उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, पहला तरीका था पात्र निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसमें क्या होता है, अगर कोई मेल और फीमेल है जो सेक्स कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है लेडी, ठीक है, तो हो सकता है कि उन दोनों में नर और मादा युग्मक का संलयन नहीं हो रहा, तो डॉक्टर क्या करते हैं, नर तथा मादा युग्मक को बाहर निकालकर लैब में, ठीक है, एकदम शरीर आंतरिक भाग जैसा स्थिति देकर निषेचन कराते हैं। निषेचन के बाद अगर उसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब में भी डाल सकते हैं, अगर उस युग्मनज बन चुका है तो उसको हम लोग गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं, जिसको भ्रूण स्थानांतरण कहा जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, कुक्कुट फॉर्म प्रवर्धन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, यानी मुर्गी पालन। कुक्कुट का मतलब क्या है, मुर्गी पालन करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, कुक्कुट फॉर्म प्रवर्धन मुख्यतः मांस तथा अंडा प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसमें उच्च नस्ल वाली मुर्गियां विकसित की जाती हैं। अंडे देने वाली मुर्गियां एग लेयर्स एवं अधिक मांस देने वाली मुर्गियां वॉलर कहलाती हैं। याद रखिएगा, हम लोग मुर्गियों का पालन करते हैं या तो अंडे के लिए या तो मांस के लिए। जो मुर्गियां ज्यादा अंडे देती हैं उनको हम लोग एग लेयर्स कहते हैं और जो मुर्गियां मांस के लिए पाली जाती हैं उनको वॉलर कहा जाता है। और मुर्गी पालन में हम लोगों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, बेहतर नस्ल। संकर नस्ल वाली मुर्गियां शीघ्र परिपक्व हो जाती है तथा इनकी मृत्यु दर भी अपेक्षाकृत कम होती है, जैसे ILL 82 B77 नस्ल की मुर्गियां। ठीक है, दूसरा है सुरक्षित परिस्थितियां। कुक्कुट आवास ऐसा होना चाहिए जिसमें वे अपने प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित रह सके। तीसरा है कुक्कुटों का आहार, संतुलित आहार जिसमें अंडा देने वाली मुर्गियों को कैल्शियम तथा फास्फोरस की समुचित मात्रा आवश्यक होती है। चौथा, कुक्कुटों के रोग, उनमें होने वाली बीमारियों में रानीखेत, हैजा, बर्ड फ्लू के प्रति सचेत रहना चाहिए। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, जितने भी देखो, सिर्फ आप एक बात बता दे, अभी जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं याद रखना ये सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनके मन में एक टारगेट लेकर आए हैं कि हमको 90% लाना है, कोई हिला नहीं सकता, चाहे नेट का इशू हो चाहे टेक्निकल इशू हो। मैम अगर आप क्लास ले रही हैं तो हम आपका क्लास अटेंड जरूर करेंगे। ठीक है, ये होते हैं पढ़ने वाले बच्चे जिनके अंदर जोश होता है, यार जुनून होता है, बाहर से ही पता चल जाएगा देख कर, यार ये लड़का पढ़ने वाला, ये लड़की है ना, इस मतलब है यार अलग बात। और कुछ जो आ रहे हैं ताक रहे हैं, ताक के निकल जा रहे हैं। ठीक है, अब ये बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं पता है, इन बच्चों को हम लोग उस वाले कैटेगरी में रखते हैं जो माई बाबू का नाम डुबा रहे हैं, माई बाबू का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल मिला है, पता नहीं क्या करने के लिए, क्या कर रहे हो तुम लोग।
आइए इस सवाल का जवाब कितने बच्चों के पास है? जितने भी लोग देख रहे हो, अगर नहीं भी आ रहा है ना, फिर भी आज आपको बोल रहे हैं, अभी देख लो, इस सवाल का जवाब आपको आ जाएगा। सवाल क्या है? संक्रामक, असंक्रामक एवं रोगजनक रोगों में विभेद करें। ये आपका क्या है? 3 प्रकार के रोग है, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग और रोगजनक। संक्रामक का मतलब होता है ऐसे रोग जो आपका छुआछूत से फैल रहा है, असंक्रामक रोग का मतलब जो छुआछूत से नहीं फैल रहा, और रोगजनक का मतलब होता है जो रोग उत्पन्न करने वाले जनक होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा उत्पन्न हो जो, ठीक है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। संक्रामक रोग, ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होता है, ऐसे रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे क्षय रोग, हैजा, मलेरिया, फाइलेरिया इत्यादि, ठीक है। असंक्रामक रोग, ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकता, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे डायबिटीज, वात, प्रोटीन, लवणों एवं विटामिन आदि की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको 2 प्रकार के रोग बताए, पहले संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग ऐसे रोगों को कहा जाता है जो आपका छुआछूत से फैल रहा है, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर के टच होने पर जो भी रोग आपका फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं, और वह रोग जो एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं फैलता उसे हम असंक्रामक रोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, रोगजनक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रोगजनक क्या है? तो ऐसे रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं, वैसे सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहा जाता है, यानी किसी भी रोग को उत्पन्न करने वाला, ठीक है। रोगों को उत्पन्न करने वाले को क्या कहा जाएगा? रोगजनक कहा जाएगा। ये आपका डन हो चुका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर आपको बताना है। तो जो जीवों के बीच में होने वाला ऐसा जनन जिसमें केवल एक जीव की आवश्यकता हो, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। ये आपका सूक्ष्म जीवों में या फिर बोल सकते हो निम्न कोटि के जीवों में होता है। जब वहीं पर बात होगा लैंगिक जनन का, तो जब 2 जीव आपस में मिलकर दोनों के युग्मक आपस में संयुग्मित होकर निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप अगर संतान का निर्माण होता है तो इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब एग्जाम में लिखना कैसे? एग्जाम में आपको क्या करना है, इस तरीके से चार्ट बनाकर एक तरफ अलैंगिक जनन के बारे में और दूसरी तरफ लैंगिक जनन के बारे में अपने शब्दों में लिखना है। जैसे लिख सकते हो, पहला, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, वहीं पर लैंगिक जनन में हमको 2 जनकों की आवश्यकता होती है, यानी लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों चाहिए, जबकि अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट यानी कोई एक ही अपने जैसे संतानों को उत्पन्न कर सकता है। फिर नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। अब अकेला है तो युग्मक तो बनाएगा नहीं, ठीक है, तो वो क्या है, वो अपने आप को काट करके, बांट करके, या फिर अलग अलग जो तरीके हैं जिनके बारे में हमने आपको अपने पिछले क्लास में बताया है, नहीं देखे हो जाकर चैप्टर 1 का 1 शॉट देख लेना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसको देखोगे तभी आपको ये क्लियर भी होगा, ठीक है। आपको लैंगिक में याद रखना है कि नर और मादा दोनों युग्मकों का निर्माण करते हैं और उन दोनों युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप संतान बनता है। तीसरा, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन होता है। 4th पॉइंट लिखना है, अलैंगिक जनन में युग्मक संलयन नहीं होता, इसको और क्या बोला जा सकता है, निषेचन। याद रखिएगा, युग्मक संलयन का मतलब होता है निषेचन, इंग्लिश में बोले तो फर्टिलाइजेशन। हमारा अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती, जबकि लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। अब अगर ये सवाल 4 नंबर में 2 नंबर में आता तो इतना लिखते चल जाता, लेकिन ये सवाल आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखेगा, अगर मिला देखने को तो आपको कम से कम 9 से 10 पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। संतान आनुवांशिक रूप से जनन के समान होता है, संतान आनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होता है। याद रखिएगा, अलैंगिक जनन के द्वारा होने वाली जो संतानें होती हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट के समान होती हैं, जबकि लैंगिक जनन के द्वारा होने वाली संतानें अपने जनक से समान नहीं होती, भिन्न होती हैं। अगला, इसमें जनन की दर तेज होती है, इसमें आपको जनन की दर धीमी दिखाई देगी, ठीक है।
प्रजनन इकाई पूरा जनक शरीर या कलिका या शरीर के भाग से हो सकता है, लेकिन इसमें प्रजनन इकाई क्या है, युग्मक है। फिर आपका 8वां पॉइंट, विकास में कम सहायक होते क्योंकि इनमें आनुवांशिक भिन्नताएं नहीं होती, लेकिन लैंगिक जनन के द्वारा होने वाली संतानों में आपको आनुवांशिक भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। 9वां पॉइंट, यह निम्न अकशेरुकाएं, कशेरुकियों और साधारण संगठन वाले पौधों में पाया जाता है, जबकि ये लैंगिक जनन किसमें होता है, उच्च के जो आपके उच्च कोटि के पौधे हैं, जंतु हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा। ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम अपना अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो सवाल है, एकल कोशिका प्रोटीन की व्याख्या कीजिए, इसके फायदे की विवेचना कीजिए। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है, तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, आपको एक घर में ही 10 से 11 बच्चे देखने को मिल जा रहे हैं। अब खाने की हो रही है कमी, तो खाने की कमी को पूर्ण करने के लिए एकल कोशिका प्रोटीन की खोज हुई। मतलब इसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनका उपयोग हम चारे के रूप में करते हैं, तो उनके बारे में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा टिप्पणी करने को। तो कैसे करेंगे, मनुष्य और जानवरों के पोषण के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा खाने योग्य प्रोटीन का वृहत मात्रा में उत्पादन करना एकल कोशिका प्रोटीन कहलाता है। ये सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, ईस्ट, कवक, मोल्ड, उच्च कवक और कुछ शैवाल की शुष्क कोशिका होती है। एकल कोशिका प्रोटीन के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्रियां भूसा, सीरा, पशु खाद, गंदा जल इत्यादि का उपयोग होता है। एकल कोशिका प्रोटीन से निम्नलिखित फायदे हैं। कौन कौन सा, एकल कोशिका प्रोटीन जिसको इंग्लिश में सिंगल सेल्ड प्रोटीन कहा जाता है, मनुष्यों को प्रोटीन युक्त आहार देता है। एससीपी उत्पादन औद्योगिक प्रवाह पर आधारित है जो पर्यावरण प्रदूषण कम करने में सहायता देता है। तीसरा, इसका उत्पादन जलवायु से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, इसका उत्पादन क्या है, जलवायु से प्रभावित नहीं होगा। चौथा, इसके उत्पादन के लिए कम जगह की आवश्यकता होगी। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन एससीपी के निर्माण के लिए हमको जो जगह चाहिए, स्थान चाहिए, वो क्या चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा स्थान की आवश्यकता इसमें नहीं है। क्लियर, तो ये आपका हो गया एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल्ड प्रोटीन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखेंगे, इसका उत्पादन प्रयोगशाला में सालों भर हो सकता है। यानी इसका अगर उत्पादन हो गया, एक बार आपका सिंगल सेल प्रोटीन बन गया, तो आप इसको लैब में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, वो भी सालों तक रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोटीन उत्पादन की मात्रा की तुलना इसके उत्पादन का खर्च बहुत कम है। देखो, जो आपका सिंगल सेल प्रोटीन है, इसको बनाने में बहुत ही कम खर्च लगता है, और ऊपर से इसमें क्या है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। यानी कम मात्रा में आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रोटीन देखने को मिल रहा है। 7वां पॉइंट, एससीपी बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत मात्रा में प्रोटीन उत्पादित करता है। याद रखिएगा, एससीपी आपका बहुत तेजी से बढ़ेगा और इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अगला सवाल आपका है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके उपयोगों को लिखिए। क्या लिखोगे, दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक त्वरित विधि है। ठीक है, दो जीवों के अगर डीएनए के बीच में हम तुलना कर रहे हैं, इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। इसका उद्देश्य दो व्यक्तियों या किसी जनसंख्या के लोगों के बीच आनुवांशिक विभिन्नताओं का पता लगाना है। ये डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं। इसके पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। अनुक्रमों में डीएनए का छोटा भाग कई बार पुनरावृत्त होता है। इन पुनरावृत्ति डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाते हैं, घनत्व, प्रवणता, अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग निम्नलिखित। तो सबसे पहले क्या करना है, तो इसमें थोड़ा सा आपका बुकी लैंग्वेज था क्योंकि ये बुक से हम आंसर निकाले थे। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो दो लोगों के बीच में क्या करना, दो लोगों के डीएनए के बीच में उनके अनुक्रमों का तुलना करना। डीएनए पे क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस लगे होते हैं। उन नाइट्रोजन बेसिस का जो क्रम होता है ना, हर जीव में एक विशिष्ट होता है। तो उनके क्रम का, उनके जो डीएनए का जो नाइट्रोजन क्षारकों का जो क्रम है, उनकी बार बार पुनरावृत्ति से जो उनको पता चल रहा है, जो ज्ञात हो रहा है, जो लक्षण ज्ञात हो रहा है, उसी को तुलना करते हैं हम दूसरे जीव के डीएनए से और उनके बीच में संबंध पता करते हैं। और संबंध पता करने की इस विधि को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है।
ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग कौन कौन से? पहला, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग अपराधियों को पहचानने में किया जाता है। सबसे पहला काम, फॉरेंसिक लैब में इसका उपयोग क्या किया जाता है? याद रखना, अपराधियों को पहचानने में किया जाता है। दूसरा, समरूपी जुड़वा को छोड़कर डीएनए की संरचना किसी भी दो व्यक्तियों में एक जैसी नहीं होती। न्यायालय में पैतृत्व निर्धारण के मामले में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, मानव जीनोम के आनुवांशिक नक्शे को तैयार करने में लाभदायक है। पांचवा, किसी संतान के सही माता पिता का ज्ञान इस विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। छठा, आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट है, इसका उपयोग मनुष्य और अन्य जंतुओं की प्रजातियों का निर्धारण करने में होता है जो जीव विज्ञान के विकास का पता लगाते हैं। ठीक है, ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। देख रहे हो कितना फटाफट, 1 घंटे से भी कम टाइम अभी हुआ है क्लास को स्टार्ट किए हुए और हमने लगभग 10 से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ये स्पीड देख रहे हो, ये स्पीड इसलिए है ताकि एग्जाम से पहले सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको एक वीडियो में दे दे और आप इन सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ लो और पढ़ करके एग्जाम में 95 ला दो। मतलब कोई भी आपके पास एक्सक्यूज ना रहे कि मैम आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कराई थी इसलिए 95 नहीं आया। हम अपने तरफ से आपको हर स्टडी कंटेंट जो बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस हो, सब कुछ प्रोवाइड कर दे रहे, सब कुछ दे दे रहे ताकि आप लोग क्लैरिटी के साथ पढ़ सको। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है? संरक्षण का ध्येय का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण में संकटोत्पन्न पादपों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान तथा वन्य जीव सफारी पार्कों का यही उद्देश्य है। ऐसे बहुत से जंतु हैं जो कि वनों में विलुप्त हो गए हैं लेकिन जंतु उद्यानों में सुरक्षित है। आजकल संकटोत्पन्न जातियों को परिबद्ध घेरे में रखने के बजाय बाह्य स्थानीय संरक्षण दिया जाता है। अब संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों को जीवित और जननक्षम स्थिति में निम्न ताप परीक्षण तकनीकों के द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। अंडों को पात्रे निषेचित किया जा सकता है और पादपों का उत्तकीय संवर्धन विधि द्वारा प्रवर्धन किया जा सकता है। व्यापारिक महत्व के पौधों के विभिन्न आनुवांशिक प्रभेदों के बीच लंबे समय तक बीज बैंक में रखे जा सकते हैं। संरक्षण का ध्येय निम्नलिखित है। देखो सबसे पहला बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है? देखो तुम लोगों को पूरा आंसर पढ़ देंगे नहीं समझ में आएगा, जो बच्चा पढ़ा होगा उसी को समझ में आएगा। बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब होता है किसी जीव को उसके निवास स्थान में न रखकर बल्कि कहीं बाहर रख के उसको सुरक्षा प्रदान करो। ठीक है, जैसे बहुत सारे जंतु होते हैं ना, उनको हम लोग जंगल में न रखकर जू में, पार्क में रखते हैं ताकि हम लोग उनको क्या कर सके, सेफ रख सके। और अब तो ऐसी विधियां भी आ चुकी हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जंतु विलुप्त होने वाला है उसके जो युग्मक है उनको लैब में, आपको पता होगा नाइट्रोजन कृत करके, नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन के भीतर क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जब भी वो जंतु विलुप्त होने वाला होगा हम उसके जैसे संतान बना सकते हैं और उसकी विलुप्तता को कम कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण ही है। ठीक है, आगे इसके ध्येय क्या क्या है? पहला, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक भागों का आपस में संतुलन बनाए रखना। ठीक है, फिर दूसरा, संकटग्रस्त तथा दुर्लभ जातियों की रक्षा करना। तीसरा, सभी जातियों के पूर्ण जील पूर्ण का संरक्षण करना। फिर आगे बढ़ेंगे, जीवधारियों का मन व हित के लिए संतुलित रूप में उपयोग किया जाना और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। जो हमारा बाह्य स्थानीय संरक्षण है, यानी किसी भी जंतु को बाहर रखना, उसके निवास स्थान से दूर रखना, उसके युग्मकों को संभाल के रखना, नाइट्रोजन के भीतर रखना, उनको निम्न ताप पे रखना, ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हम प्राकृतिक संतुलन बनाए रखें और पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के बीच में एक संबंध बनाए रखें, इसलिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफी पुटक का एक नामांकित आरेख बनाइए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सभी बच्चे
इस क्वेश्चन का आंसर खुद से करेंगे और पता करेंगे उनको इस सवाल का जवाब पता है कि नहीं। अगर ग्राफियन पुटक का चित्र बनाने के लिए उनके एग्जाम में आ गया, कितने बच्चे हैं जो बोल रहे हैं वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? ठीक है, आइए बढ़ते अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, गर्भाशय के आंतरिक संरचना के बारे में बताइए। आपको पता है फीमेल में गर्भाशय इस तरीके का, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, उल्टे नाशपाती के आकार का, जिसमें 3 लेयर पाया जाता है। कितना लेयर आपको पता होगा? इसमें 3 लेयर पाया जाता है। सबसे बाहरी लेयर आपका क्या है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और सबसे आंतरिक जो लेयर होता है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम जो होती है ना, ये वाली लेयर सबसे अंदर वाली, ये एंडोमेट्रियम सबसे काम की परत होती है। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट परत पूरे गर्भाशय में एंडोमेट्रियम है। लेकिन लिखेंगे कैसे एग्जाम में? देखिए, स्त्री के शरीर में एक गर्भाशय होता है जिसे बच्चादानी या वॉम्ब कहते हैं। इसका आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती जैसा होता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल की रचना करता है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परतों वाली होती है। बाहरी परत झिल्लीमय स्तर को परिगर्भाशय या फिर पेरीमेट्रियम कहते हैं। मध्य मोटी चिकनी पेशी स्तर को हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, और आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंतःस्तर या फिर एंटोमेट्रियम कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय के अंतःस्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है, तीनों परतों के बारे में लिखना था। सबसे पहले आपने बताया कि स्त्री के शरीर में एक गर्भाशय है जो उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, वो गर्भाशय नाल के द्वारा गर्भाशय ग्रीवा में खुलता है, और गर्भाशय ग्रीवा क्या करता है, योनि और गर्भाशय को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। गर्भाशय में कुल 3 परत होती है। बाहरी परत पतली होती है, झिल्ली युक्त होती है, जिसको हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं। जब बच्चा गर्भ में आता है तो वही झिल्ली क्या होती है, फैल जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या लगता है, आकार बड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद दूसरी परत मोटी परत होती है, जिसको मध्य परत या फिर मायोमेट्रियम कहते हैं। ये संकुचनशीलता में मदद करती है। तीसरा परत सबसे आंतरिक परत एंडोमेट्रियम है, जो शिशु को, जो बच्चा जब हमारे गर्भ में आता है तो उसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, पोषण देने का काम करती है। अगर संतान गर्भ में नहीं रहता है तो वो परत टूट करके बाहर निकल जाती है रक्त के फॉर्म में, जिसको हम पीरियड कहते हैं। अब आपका अगला सवाल है, रोगों के परोक्ष संचरण के विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। ठीक है, तो मानव में रोगों का परोक्ष यानी मानव में रोग कैसे फैल रहा है, किन किन वजह से फैल रहा है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। पहला, वाहन जात संचरण। जब रोगों के संक्रमण का माध्यम जल, भोजन, रक्त, ऊतक तथा अंग हो तो उसे वाहन जात संचरण कहते हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा, पेचिस, पीलिया और इत्यादि। फिर आगे बढ़ेंगे, वाहक जात संचरण। जब रोगों का संचरण किसी वाहक द्वारा हो उसे वाहक जात संचरण कहते हैं, जैसे मलेरिया। मलेरिया आपका एडिस मच्छर के द्वारा होता है। तीसरा है वायु जात संचरण। जब बिंदुक केंद्रक तथा संक्रमित धूल द्वारा संपादित संचरण हो तो उसे वायु जात संचरण कहते हैं, जैसे क्षय रोग, चेचक, इन्फ्लुएंजा और इत्यादि। ये आपको याद रखना है। घ है फोमोइड जात संचरण। हवा तथा पानी के अतिरिक्त अन्य दूषित निर्जीव पदार्थ जिस पर संक्रमण कारक रहते हैं, यदि उनसे रोग का संचरण होता हो उसे फेमोइड जात संचरण कहते हैं, जैसे तौलिया, रुमाल, कप, चम्मच, ग्लास के माध्यम से संचारित रोग, जैसे एग्जाम्पल में टाइफाइड, आंख तथा त्वचा का संक्रमण रोग। ये सारे आपके क्या है, रोगों को फैलाने वाले कारक हैं। तो इनके बारे में भी पूछ सकता है कि आखिर हमारा जो रोग होता है वो किन किन वजहों से फैल सकता है। तो ये सारे आपके 4 थे जो हमने आपको करा दिए। इन चारों के बारे में आपको क्या करना है, याद रखना है। कुछ बच्चे पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, तो सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, वहां पे लिंक आ रहा होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है जस्ट 12 क्लासेस, टेलीग्राम पर जाइए, उसको ज्वाइन करिए, वहां पर इसका पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन, अगर ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिए ना तो समझ जाओ कि लॉन्ग क्वेश्चन का चिंता खत्म। लॉन्ग क्वेश्चन इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा अगर आप ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हो तो। अगला है, एक स्वच्छ एवं नामांकित चित्र द्वारा रिकॉम्बिनेशन
रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक को दर्शाइए। आपको इसमें क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दर्शाना है कि कैसे आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है, यानी दो जीवों का अलग अलग डीएनए आपस में जोड़ करके जो एक नया डीएनए बनाते हो, हम उसे क्या कहते हैं, पुनर्संयोजक डीएनए या फिर इंग्लिश में रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये आपको खुद करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बच्चा हम नहीं कराएंगे, देखो ये नहीं कहना कि सब के सब मैम तो कराई दे रही, ये खुद आप लोग करिएगा, ठीक है। ये भी होमवर्क में दे रहे हैं। सभी बच्चे जिस क्वेश्चन का आंसर हमको हार्ड लगा था वो लेकर आए ताकि आप लोग इससे याद करो। ये सारे क्वेश्चन जो आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं ये फिगर वाले क्वेश्चन है जिनका आंसर सिंपली मिल सकता है, बहुत आसान है, इसलिए इन क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो यहाँ पे वैसे बना हुआ है लेकिन आप लोग अपने खुद से बनाना, ठीक है, कोशिश करिए खुद से बनाने का। अगला है अंतर स्पष्ट करें स्वयुग्मन, समजात पुष्पी परागण तथा परनिषेचन में। दूसरा है पराग स्त्री केसर संकर्षण की घटनाओं को स्पष्ट करें। हमसे एक बच्चा था जो बार बार ये पूछ रहा था कि मैम पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या है। देखो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, हमने उस दिन भी कहा कि जो क्वेश्चन पूछ रहे वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तभी मेरे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो आइए, अगर वो बच्चा प्रेजेंट होगा तो देख लो आपके लिए आपके सवाल का जवाब लेकर आ गए। पहला देख लेते हैं अंतर स्पष्ट करने वाला, जिसमें हम स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण और परनिषेचन के बारे में समझेंगे। तीनों अलग अलग चीज है। अगर एक फूल में नर और मादा भाग दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, और इनके बीच में ही परागण हो जाए तो इसको स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। जब एक पौधे के दो फूल के बीच में आपका परागण हो तो इसको स्वयुग्मन कहेंगे। और तीसरा है परनिषेचन, जब दो गमलों के फूलों के बीच में क्या हो, परागण हो तो इसको परपरागण कहते हैं। इन तीनों के बारे में एग्जाम में लिखने को आएगा, लिखोगे स्वयुग्मन। परागण उसी पुष्प में होता है, परागकोश से परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। तो ऐसे पुष्पों के स्वयुग्मन में क्रमशः परागण निकलने और वर्तिकाग्र के लिए सिंक्रोनी की आवश्यकता होती है। मतलब अगर एक पुष्प से परागकण निकल रहा है और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो इसको स्वयुग्मन कहते हैं। सजात पुष्पी परागण, अगर एक पादप के दो फूलों के बीच में परागण हो रहा है, एक ही पौधे के दो फूलों के बीच में जब परागकण का स्थानांतरण होता है तो इसको सजात पुष्पी परागकण कहते हैं। अगला है परनिषेचन, इसमें दो अलग अलग पौधों के बीच में क्या हो रहा है, परागकण का स्थानांतरण होगा, यानी एक पौधे के परागकोश से परागकण निकलेगा और वर्तिकाग्र पर गिरेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतना सब कुछ लिख देंगे, आप ये देख लो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा था आपका पराग स्त्री केसर संकर्षण ना। देखो कैसे लिखना है, आवृत बीजी में लैंगिक जनन का विशेष लक्षण परागकण का संकर्षण है। नर युग्मक का अंड के निकट निकलने से पहले बड़े पैमाने पर जायांग के स्पोरोफिटिक उत्तक के साथ नर गैमेटोफाइट का रहना स्व अनुकूलता को समझने के बाद पराग स्त्री केसर संकर्षण का महत्व स्पष्ट होता है। यानी वर्तिकाग्र पर पराग कणों के गिरने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। देखो हम लोग बोल तो देते हैं कि परागकोश फटा, परागकण निकला और वर्तिकाग्र पर गिर गया, लेकिन परागकोश से परागकण का गिरना, परागकण का वर्तिकाग्र पर गिरना और उससे लेकर जितनी भी घटनाएं होती है निषेचन तक का, उन सभी घटना को पराग स्त्री केसर संकर्षण कहा जाता है। तो वही आपको लिखना है, स्त्री केसर संकर्षण कहा जाता है, जिसमें निम्न क्रम है क्या क्या, वर्तिकाग्र पर परागकण में पराग नलिका, परागकण असंजनन, पराग जल योजन, पराग अंकुरण, वर्तिकाग्र पराग नलिका का वर्तिकाग्र में बढ़ना, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। देखो ये सब पॉइंट वाइज लिखा था, लेकिन ये शायद जो हमारे ऑपरेटर सर है उन्होंने पॉइंट वाइज की जगह इसको पूरा एक खिचड़ी बना दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोग बस समझ लो क्या क्या है। सबसे पहले क्या, वर्तिकाग्र का, ठीक है, वर्तिकाग्र पर परागकण का गिरना, फिर पराग नलिका का निर्माण होना, फिर जब पराग नलिका बनता है तो परागकण के अंदर जो क्या होगा, दो नर युग्मकों का निर्माण होगा, फिर वो नर युग्मक मुक्त होंगे और निषेचन की क्रिया के लिए बीजांड में प्रवेश करेंगे। तो ये सब कुछ किस में आता है, पराग स्त्री केसर संकर्षण में आता है, ठीक है। तो ये आपको तैयार रखना है और आपका लगभग आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, केवल लास्ट के एक क्वेश्चन बचा है। ये सवाल कौन सा है, नहीं 2 सवाल बचा है, इन दोनों को देख लिया जाए, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है।
क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है? एचजीपी के लक्ष्य क्या है? तो देखिए, मानव जीनोम परियोजना महापरियोजना कहलाती है और साल 1990 में इसकी शुरुआत हुई। मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं। यदि अनुक्रम जानने के लिए प्रति क्षार $3 अमेरिकन खर्च होते हैं तो पूरी परियोजना पर खर्च होने वाली लागत लगभग $9 बिलियन अमेरिकी होगा। प्राप्त अनुक्रमों को अंकगणित, ठीक है, यहाँ पे लिखना अंकगणित, ठीक है, अंकित रूप में किताब में संग्रहित किया जाए तो जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर 1000 अक्षर हो। तो इस प्रकार इस किताब में 1000 पृष्ठ होंगे। तब इस तरह से एक मानव कोशिका की डीएनए सूचनाओं को संकलित करने हेतु 3300 किताबों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार बड़ी संख्या में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए उच्च गतिकीय संगणक साधन की आवश्यकता होगी, जिससे आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण और पुनः उपयोग में सहायता मिलती है। एचजीपी के बारे में जानकारी जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र का तेजी से विस्तार से संभव हो पाया, जिसे जैव सूचना विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एचजीपी के लक्ष्य यही पूछता है, वो अगर नहीं लिखोगे चलेगा। ये पॉइंट्स याद रखना कि मानव में लगभग 20,000 से 25,000 सभी जीवों के बारे में पता लगाना। ठीक है, मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मकों के अनुक्रमों को निर्धारित करना। तीसरा, उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। चौथा, आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक का सुधार करना। और पांचवा, संबंधित तकनीकियों का दूसरी शाखाओं में स्थानांतरण करना। ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपका पूरी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो एक वीडियो में हमने कवर कर दिया। लगभग 15 हमने लॉन्ग क्वेश्चंस एक वीडियो में देखा। 1.5 घंटे से कम समय में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करना कोई मामूली बात नहीं है, आम बात नहीं है। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, देखो क्योंकि टेक्निकल इशू चल रहा है, क्लासेस किसी की भी नहीं जा पा रही है, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि मेरी क्लासेस रुके। आपके एग्ज़ाम में समय कम है तो हमें अपनी क्लासेस देनी थी, सो हमने आपके लिए थोड़ा सा इधर उधर से नेट जुगाड़ करके, ये बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, इसके लिए भी नेट लगता है और अब मेरे पास नेट है नहीं, हमें वार्निंग भी मिल रहा है कि अब बस, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास में केवल हम इतना ही आपको क्वेश्चंस करा पाए। बहुत जल्दी मिलेंगे, अभी क्लासेस ऐसा नहीं खत्म हो गया, अभी बहुत बचे हैं। ठीक है, लेकिन आपका होमवर्क क्या है? जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं उसका आंसर ढूंढना है। इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको जस्ट वेल क्लासेस के ऐप पर और जस्ट वेल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करा देते हैं अभी तुरंत। आप सभी लोग वहां से जाकर इसको ले लीजिए और बैठकर बच्चा एक बार, हम नहीं कह रहे कि बैठकर याद करो, हर चीज याद नहीं करना होता है, कुछ चीजें पढ़नी होती है, समझनी होती है। तो आप आराम से बैठकर इन सभी को क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा। और अब समय कम है, जितना ज्यादा हो सकता है दम लगा के जोश के साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि यही समय आपके पास अंतिम बचा है। अब इसमें पढ़ाई करो या खेलो या कूदो या मौज करो, लेकिन यही समय आपके पास बचा है। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं है। 1 फरवरी से आपका पेपर है, 1 फरवरी को जीव विज्ञान का पेपर है और हमारे पास केवल 20 दिन अब लगभग लग रहा है मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज आराम करिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जस्ट वेल क्लासेस से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया होगा लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे लगे। कितने बच्चे बोल रहे कि ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस मैम हम आज तुरंत याद कर लेंगे। इन सभी को एक बार पढ़कर एग्जाम में जाएंगे और ख्याल रखो, मस्त रहो, मिलेंगे बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय।